हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 6। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डसली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पिटोनिया आंटी तथा वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। उसे ये नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट देता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थीं। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डसली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था। वो थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि वो वहां है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। वर्नन अंकल? वर्नन अंकल ने कहा, हाँ, मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नन अंकल ने एक बार फिर हाँ किया। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? हाँ। हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंक्चर हो गए? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया, और इस तरफ उसका पहली बार ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वो टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे 9:45 नंबर प्लेटफॉर्म से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफ़ी की बात मत करो, वर्नन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मेरे टिकट पर लिखा है। पागल हैं, वर्नन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस तक ले चलेंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वो कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मेल्टिंग्स कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा नहीं सो पाया। वो बिस्तर से उठा और उसने जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की सूची देखी ताकि ये पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान तो नहीं छूट गया। इसके बाद उसने ये देखा कि हेडविग का पिंजरा ठीक से बंद है। फिर वो कमरे में घूमता रहा और डसली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डसली की कार में रख दिया गया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकेलते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9। प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए, और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा बनाना भूल गए है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था, और दोनों के बीच में कुछ नहीं था। आशा है स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा।
वर्नन अंकल ने और भी कुटिल मुस्कान बनाते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल पड़े। हैरी ने मुड़कर देखा कि डसली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था, और जब हैरी उसे ये भी नहीं बता पाया कि ये देश के किस हिस्से में है, तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो घबराए नहीं। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था, और उसे ज़रा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। वो स्टेशन के बीचों बीच बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था, जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर उसे क्या करना है, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट को थपथपाना। वो सोचने लगा कि क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच बने बैरियर को ठोक दे। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगले से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूम गया। ये शब्द एक गोलमटोल महिला बोल रही थी और वो अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी। उन सब के बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धकेल रहे थे, और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल के साथ हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे खिसकाई। वो लोग रुके, हैरी भी रुक गया, इतना करीब कि वो उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के भी बाल लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जिनी, अब चुप रहो। ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा दी। वो सावधान था कि कहीं उसकी पलकें न झपके, क्योंकि वो कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वो लड़का दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया, और जब तक भीड़ छंटी वो लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोलमटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको तो हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर। मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा, और वो चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा, और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही वो गायब हो चुका था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वो लगभग वहां पहुंच गया था, और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिखा। अब कोई शक नहीं रह गया था। माफ कीजिएगा, हैरी ने गोलमटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, वो बोली। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और झाइयों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, महिला ने कहा, दयालुता से कहा। हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाना है। कहीं भी मत रुकना, और ये सोचकर घबराना मत कि तुम उससे टकरा जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगाकर ये काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। ये बहुत ठोस दिख रहा था। वो उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी और तेज चलने लगा। वो सीधे बैरियर से टकराने वाला था, और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। बैरियर करीब आता जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। ये बस 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद की और टक्कर के लिए तैयार हुआ, परंतु टक्कर नहीं हुई। वो दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था, और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे।
हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पहले बैरियर था वहां अब लोहे का गलियारा दिख रहा था जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वो आखिरकार वहां पहुंच गया था। इंजन से निकलता धुआं बातें करती भीड़ के सिरों के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाज़ों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी आपस में बातें कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता चला गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक थिर गुम गया है। क्या करते हो नेविल? उसने एक बूढ़ी औरत को आ भरते हुए कहते सुना। कुछ लोग घुंघराली बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोला जिसे वो हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों वाला लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डिब्बा नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल रंग वाले जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हाफते हुए कहा। अरे फ्रेड, इधर आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार डिब्बे के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम? वही है, पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ बोले। अच्छा, वो हैरी ने कहा। मेरा मतलब है, हाँ मैं ही हूं। दोनों मुंह खोलकर उसे देखते रह गए और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वो आधा छिपा हुआ था। वहां से वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल रंग वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने को छुड़ा लिया। अरे, क्या छोटे बच्चे रॉनी की नाक पर कुछ लगा था? जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला चोगा पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 डिब्बे रिजर्व्ड हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य जताते हुए पूछा। तुम्हें इसके बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो ये पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार? 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने पूछा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उनकी माँ ने प्यार से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वो चला गया। फिर वे जुड़वा बच्चों की तरफ मुड़ी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है, पर मम्मी हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी। ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्हा मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही,
अंदाजा लगाओ हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था। हैरी तुरंत पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे खिड़की से झांकते हुए माँ देख लें। आप जानती हैं वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वो कौन? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी प्लीज। तुम उसे पहले ही देख चुकी हो जिनी, और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरती रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसके निशान से। निशान सचमुच वहां है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था उसने कितनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें लगता है कि उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उनकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उससे ये नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, ये पूछने की हिम्मत मत करना, जैसे उसे स्कूल के पहले दिन ये बात याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। एक सीटी बजी, जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा, और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन रोने लगी। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी छोटी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ दौड़ने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और बस हाथ हिलाती रह गई। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उनकी माँ दिखाई देना बंद हो गया। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे उछल रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वो कैसी होगी, परंतु ये तो तय था कि वो जगह उससे कहीं बेहतर होगी जिसे वो पीछे छोड़कर आ रहा था। डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब डिब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ नहीं देखा। उसने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये रॉन है हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपनी पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि, उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन उसे घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो कुछ मिनट तक बैठा बैठा हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ आया कि वो क्या कर रहा है और वो जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी। अरे हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं, हैरी ने कहा। मेरे अंकल, आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे भी 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं 6वां हूं। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है।
फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, पर उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, सब मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितना अच्छा करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वो सब कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो गहरी नींद में सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरा मतलब है, मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को ये समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक तो उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं होते थे। उसने रॉन को ये सब बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट्स नहीं मिलते थे। इससे रॉन को कुछ बेहतर महसूस होने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया था, तब तक मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ, हैरी ने कहा। और मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में या वोल्डेमॉर्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था। रॉन ने तेजी से सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया, रॉन ने कहा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो चौंका भी था और प्रभावित भी। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूं, हैरी बोला। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। फिर उसने वो बात कही जो उसे पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, रॉन ने कहा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तब ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गायों और भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके डब्बे का दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वो उछलकर खड़ा हो गया, पर रॉन के कान फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डजली परिवार के साथ रहता था तब उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते थे। चूंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखनाते थे, इसलिए वो जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने को तैयार था। पर उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बॉट्स की हर स्वाद की टॉफियाँ, ड्रूबल्स की बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिक्रिस की छड़ियाँ और भी बहुत सी अजीब चीज़ें थीं जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज़ छूट न जाए, इस डर से हैरी ने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खरीद ली और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्के और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारा सामान लेकर डिब्बे में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाए देख रहा था। बहुत भूख लगी है, भूख के मारे दम निकल रहा है। हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भर लिया। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने एक को खोलकर देखा और बोला, मम्मी हमेशा भूल जाती हैं कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं। हैरी ने एक पेस्ट्री उठाई। तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ये सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं होता, उसने जल्दी से कहा। तुम जानते हो हमारे 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा। उसके पास इससे पहले कभी कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं थी। सच तो ये था कि ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो मिल बांट कर कुछ खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो रॉन के साथ बैठे हुए पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में लगभग भूल ही गए थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का पैकेट उठाकर पूछा। कहीं इसमें सचमुच का मेंढक नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी अजीब बात के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, पर यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड होता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का।
मेरे पास 5 है, पर एग्रिप्पा या टॉलेमी का कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का रैपर हटाया और कार्ड निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा था। उसने आधे चांद के आकार के चश्मे पहन रखे थे। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थीं। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये है डंबलडोर, हैरी ने कहा। मजाक मत करो, ये मत कहना कि तुमने कभी डंबलडोर का नाम नहीं सुना। क्या मैं एक मेंढक ले लूं? उसने जल्दी से कहा। शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने कार्ड पलटा। पीछे लिखा था, एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डंबलडोर 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज करने और अपने साथी निकोलस फ्लैमिल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर डंबलडोर को चेंबर म्यूजिक और 10 पिन बोलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड फिर पलटा और ये देखकर चौंक गया कि डंबलडोर की तस्वीर गायब हो चुकी थी। वे चले गए? तुम उनसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे। वे फिर आ जाएंगे। अरे, मुझे फिर से मॉर्गाना मिल गई। मेरे पास इसके पहले से 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दो। हैरी की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के उस ढेर की तरफ गईं जो अभी खोले जाने का इंतजार कर रहा था। जितने चाहो उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं नहीं जाते और वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? रॉन की आवाज में हैरानी थी। क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आए और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी उन कार्डों से अपनी आंखें हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मॉर्गाना थे, बल्कि हैगिस्ट ऑफ वुडक्रॉफ्ट, एल्बेरिक ग्रुनियन, सर्सी, पैरासेल्सियस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाईं और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोल लिया। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं हर स्वाद की, तो उनका मतलब सचमुच हर स्वाद की होता है। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमिंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसे ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे रे रे, देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाते खाते उनका समय अच्छी तरह गुजर गया। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, कड़ी, घास, कॉफी और मछली के स्वाद की टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वो मिर्च के स्वाद की टॉफी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली होता जा रहा था। साफ सुथरे खेत दिखाई देना बंद हो गए थे। अब जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थीं। तभी किसी ने उनके डब्बे का दरवाजा खटखटाया। वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, पर क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा है? जब उन्होंने सिर हिलाकर मना किया तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर गुमा दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने उदास मन से कहा, फिर भी अगर दिखे तो बता देना। वो चला गया। मैं नहीं जानता कि वो इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेंढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी हो सके गुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया हूं, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वो मर भी जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिक्कारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की थी ताकि मैं उसे थोड़ा दिलचस्प बना सकूं, पर मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। वो अपने संदूक में सामान टटोलने लगा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटक गई थी और उसके सिरे पर कोई सफ़ेद चीज़ बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर निकल आया है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी डिब्बे का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। जिस लड़के का मेंढक खो गया था वो फिर लौट आया, पर इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वो हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक गुम गया है। उसकी आवाज़ रौबदार थी।
उसके बाल घुंघराले और भूरे थे और सामने के दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेंढक नहीं देखा, रॉन ने कहा। पर लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसकी नजर रॉन के हाथ में पकड़ी छड़ी पर थी। अरे, क्या तुम जादू करने वाले हो? चलो देखते हैं। वो बैठ गई। रॉन हैरान हो गया। अच्छा ठीक है, उसने गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने छड़ी घुमाई पर कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स भूरा ही रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ अभ्यास के लिए कुछ आसान मंत्र आजमाए हैं और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई थी, पर जाहिर है बहुत खुश भी थी। मैंने सुना है कि ये जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। मुझे लगता है ये काफी होगा। वो बिना रुके बोलती जा रही थी। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हैरी ने रॉन की तरफ देखा। रॉन के भाव देखकर उसे राहत मिली। साफ था कि रॉन ने भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं की थीं। मैं रॉन वीजली हूँ, रॉन बुड़बुड़ाया। मैं हैरी पॉटर हूँ, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन और 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी हैरान रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? हरमाइनी ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता। उसने आगे कहा, क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़ द्वार में रहूं। ये सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चील घात भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, रॉन ने कहा और अपनी छड़ी को फिर से संदूक में फेंक दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बेहुदा मंत्र था, बिल्कुल फुस्सी बम। क्या तुम्हारी भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़ द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं गया तो न जाने वे क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि चीलघात भी बुरा नहीं रहेगा, पर जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो? क्या यही वो हाउस था जिसमें वोल्ड? हैरी रुका। मेरा मतलब है, तुम जानते हो ना कौन? हाँ, रॉन ने कहा। वो एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान दिखने लगा। देखो, हैरी ने कहा, रॉन का ध्यान हाउस से हटाने की कोशिश करते हुए। मुझे लगता है कि स्कैबर्स की पूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हो गया है। तो हॉगवर्ट्स निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? उसने जल्दी से पूछा। चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है, रॉन ने कहा, और बिल अफ्रीका में ग्रिनगॉट्स के लिए कुछ काम कर रहा है। क्या तुमने ग्रिनगॉट्स का नाम सुना है? उसने आगे कहा। उसका नाम हर एक दैनिक जादूगर की पन्ने पर छपा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुगलों को ये अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने वहां की एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से कुछ चुराने की कोशिश की थी। हैरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो ये इतनी बड़ी खबर है, रॉन ने कहा। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रिनगॉट्स में इतना बड़ा काम कोई बहुत ताकतवर शैतानी जादूगरी कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ भी नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है, जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो ना कौन का हाथ नहीं है। ये खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो ना कौन का नाम लिया जाता था, हर बार उसे ऐसा लगता जैसे डर की कोई सुई चुभ गई हो। उसे लगा कि जादू की दुनिया में कदम रखने का ये भी एक हिस्सा है। पर वोल्डेमॉर्ट कहना उसे ज्यादा आसान और कम डरावना लगता था। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने मान लिया। क्या? ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। फिर वो 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाने लगा। उसने उन मशहूर मैचों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने ये भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना चाहेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने ही वाला था कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। पर इस बार दरवाजे पर न तो मेंढक खोने वाला नेविल था और न ही हरमाइनी ग्रेंजर। 3 लड़के अंदर आए। हैरी ने बीच वाले लड़के को तुरंत पहचान लिया।
वो यही पीला लड़का था जो उसे छूमंतर गली में मैडम मैल्कन की दुशालों की दुकान में मिला था। उस समय उसने हैरी में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी, पर अब वो उसे कहीं ज्यादा दिलचस्पी से देख रहा था। क्या ये सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इसी डिब्बे में है। तो तुम हैरी पॉटर हो ना? हाँ, हैरी ने कहा। वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही कठोर किस्म के दिखते थे। वो पीले लड़के के दोनों तरफ इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हों। अरे ये क्रैब है और ये गॉयल, पीले लड़के ने हैरी की नजर को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मैल्फॉय है, ड्रेको मैल्फॉय। रॉन हल्के से खांसा, जैसे वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मैल्फॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? क्यों? पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सबके बाल लाल होते हैं, झाइयां होती हैं और बच्चे इतने ज्यादा होते हैं कि वो इन्हें ढंग से पाल भी नहीं सकते। फिर वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगर परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर हैरी ने हाथ नहीं बढ़ाया। मेरे ख्याल से मैं खुद ही सही और गलत तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूं। धन्यवाद। ड्रेको मैल्फॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, पर उसके पीले गालों पर हल्की गुलाबी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसे तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। उन्हें भी नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो उनका असर तुम पर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह ही लाल हो गया। एक बार फिर से कहना, रॉन ने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहां से बाहर नहीं निकले, हैरी ने कहा। वो जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे कहीं ज्यादा बहादुरी दिखा रहा था, क्योंकि क्रैब और गॉयल दोनों ही हैरी और रॉन से कहीं बड़े थे। लेकिन हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? मैल्फॉय बोला। हम तो अपना सारा खाना खा चुके हैं, जबकि तुम्हारे पास अभी तक काफी खाना है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेंढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वो गॉयल को छू भी पाता, गॉयल जोर से चीख पड़ा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गॉयल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मैल्फॉय पीछे हट गए जब बिलबिलाते हुए गॉयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया, और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तुरंत वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही हर्माइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने ये भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये मर गया है, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो फिर से सो गया है। और वो सचमुच सो गया था। तुम मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो? हर्माइनी ने पूछा। हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी शामिल था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हर्माइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैं अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछ कर आई हूँ और उसने बताया है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे ना? हम वहाँ पहुँचे उससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आपको बुरा न लगे तो यहाँ से चली जाएं ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, हर्माइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं तो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर उधर दौड़ रहे हैं। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिखाई दे रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले चोगे पहन लिए। रॉन का चोगा थोड़ा छोटा था, इसलिए उसके जूते नीचे से दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दे, इसे अलग से स्कूल पहुंचा दिया जाएगा।
घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसने देखा कि रॉन अपनी झाइयों के नीचे पीला पड़ गया था। उन्होंने बची हुई मिठाइयां अपनी जेबों में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले धीमी हुई और फिर आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजों की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर तैरता हुआ एक लैंप दिखाई दिया और हैरी ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाओ। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो मेरे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढलमान रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी को लगा वहां घने पेड़ होंगे। कोई ज्यादा नहीं बोल रहा था। सिर्फ नेविल, जिसका मेंढक बार बार गुम हो जाता था, एक दो बार नाक से सिसकने की आवाज निकाल रहा था। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार आह की आवाज निकली। संकरी पगडंडी अचानक उन्हें एक बड़ी काली झील के किनारे ले आई। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल महल बना था, जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थीं। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों की कतार की तरफ इशारा किया। हैरी और रॉन के साथ नेविल और हर्माइनी भी एक ही नाव में चढ़ गए। सब आ गए? हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें एक साथ आगे बढ़ गईं। कांच की तरह चिकनी झील पर वे फिसलती हुई सी लग रही थी। सब चुप थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वो उस चट्टान के पास पहुंचे जिस पर महल खड़ा था, वे उन्हें और भी ऊंचा लगता गया। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। सबने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर बनी एक तुरंग में ले गईं, जो हरे पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। वे एक अंधेरी गुफा से गुजरे जो महल की ठीक नीचे से जाती लग रही थी, और फिर जमीन के नीचे बने एक छोटे से बंदरगाह पर पहुंचे, जहां वे चट्टानों और पत्थरों पर किसी तरह उतरे। बच्चों के उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की जांच की और चिल्लाया, ओए तुम वहां, कहीं ये तुम्हारा मेंढक तो नहीं है? ट्रेवर! नेविल खुशी से चिल्लाया और आगे बढ़ गया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे पीछे चट्टान में बने रास्ते पर चढ़ने लगे। आखिरकार वे लोग महल की परछाई में नर्म गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर वे बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ बनाकर खड़े हो गए। सब आ गए? हैग्रिड ने पूछा। और तुम, क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने अपनी दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक दी।